हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा लुक बदला है मेरा, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये है NMR का कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, आज हम लोग कपलिंग कांस्टेंट को पढ़ने जा रहे हैं। कपलिंग कांस्टेंट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना ज़रूरी है और मैं आज अपनी पूरी एनर्जी इसमें डाल दूंगा कपलिंग कांस्टेंट समझाने में। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए और बहुत अच्छे से समझिए। मैं आपको एक एक पार्ट आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, हम लोग H1 NMR के बहुत को ख़त्म करने के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को छोड़िए मत कहीं से भी, क्योंकि H1 NMR कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग C13 NMR स्टार्ट करेंगे। और H1 NMR को बस अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। C13 NMR में इतना टफ नहीं है। C13 NMR हुआ, चाहे फॉस्फोरस NMR हुआ, F NMR हुआ, ये इतना टफ नहीं है। सारा खेल H1 NMR को समझने का ही है। इसलिए प्लीज़ बच्चे लोग कहीं से भी आपको छोड़िए मत, कुछ भी ऐसा पॉइंट ऐसा लीक मत छोड़िए कि आपके चल के आपको प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट वे में पढ़ना होता है। अगर NMR पढ़ना तो आपको पीक के बारे में जानकारी के लिए हर एक बात के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको कपलिंग कांस्टेंट पता होना चाहिए, आपको स्पिन स्प्लिटिंग पता होना चाहिए। ठीक है, आपको जो है पास्कल्स ट्रायंगल पता होना चाहिए, आपको मतलब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इसको कंटिन्यू कीजिए आप अच्छे से। ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक है कपलिंग कांस्टेंट J। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कपलिंग कांस्टेंट J। अब देखिए, जहाँ तक बात करते हैं कपलिंग कांस्टेंट की, तो कपलिंग कांस्टेंट का फंडा क्या है। हम जैसे कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, अगर कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड में जो हाइड्रोजन होते हैं, उन हाइड्रोजन के कारण उसके डिफरेंट पीक्स आते हैं। ठीक है, उन हाइड्रोजन के कारण उनके डिफरेंट पीक्स आते हैं। जब उस पीक्स को हम हायर इंटेंसिटी की मशीन पे ब्रेक करते हैं तो उस पीक्स में मल्टीप्लेट्स दिखने लगते हैं, और उन मल्टीप्लेट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। नहीं समझे? एकदम रिलैक्स हो जाइए, मेरी बात को समझिए। मेरे कहने का मतलब है कि हम एक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, हम एक कंपाउंड लेते हैं और हम ये जानते हैं कि उसमें से एक कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसकी मल्टीप्लिसिटी को बगल वाला कार्बन का हाइड्रोजन इफेक्ट करता है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि जैसे ये ले लिया हमने CH3 CH2 Br, ठीक है, आपको पता है इसका ppm कितना हो गया। मान लें इसका ppm हो गया 3.2 ppm हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 3.2 ppm हो गया। और ये मान लीजिए कितना हो गया 1.9 ppm। मेरा मकसद अभी ये सब इसका वैल्यू में याद नहीं रहता, कोई पता है इसका वैल्यू किसी को याद नहीं रहता, बस हम लोग एज इट इज एक वैल्यू हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। सपोज कि CH3 CH2 Br है। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो एक लोअर इंटेंसिटी के जो मशीन होगी उस पर ग्राफ इसका कैसा बनेगा, उसका ग्राफ आपको पता है। ये ब्रोमीन है, इसके बगल में 3.2, ये 1.9 है। तो पहले जो है वैल्यू आएगा, पहले तो TMS का वैल्यू आएगा, फिर 1.9 वाला आएगा, 3 हाइड्रोजन है, और फिर 3.2 वाला आएगा, 2 हाइड्रोजन है। लेकिन जब इसी को आप जो है हायर इंटेंसिटी की मशीन पे ब्रेक कीजिएगा तो ये कैसे आएगा, आपको पता है कि 3 के बगल में 2 हाइड्रोजन है, तो इसके लिए n का वैल्यू कितना हो गया 2, तो n+1 कितना हो गया 3, तो यानी कि ये ट्रिपलेट बनाएगा। देखिए ये TMS, ये पहले क्या बनाया, ये ट्रिपलेट बनाया, देखिए ये ट्रिपलेट बनाया। उसके बाद इस पे नंबर आना CH2 पे, CH2 के पास आपको 3.2 वैल्यू है, तो 3.2 का मतलब इसके लिए n का वैल्यू क्या है, बगल वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो n+1 क्या हो गया, तो 3 + 1 = 4, तो क्या हो गया 4। कैसा हो गया भाई, आपको पता है कि ये 1:2:1 के रेशियो में होता है, जबकि ये 1:3:3:1 के रेशियो में होता है। ये चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में पास्कल ट्रायंगल में पढ़ रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा उसको, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है यहाँ पर, समस्या ये है कि ये जो 2 पीक्स हैं, इन पीक्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा। ये जो पीक्स हैं, इन पीक्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो इन पीक्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, वही आपका कहलाएगा कपलिंग कांस्टेंट। ये जो पीक्स के बीच का डिफरेंस होगा ये क्या कहलाएगा, ये कपलिंग कांस्टेंट कहलाएगा। अगर मान ली, कहने का मतलब ये है कि अगर ये पीक्स ऐसा होता, थोड़ा सा और क्लियर बनाते इसको, अगर पीक्स को हम, तो ये पीक्स के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर दिखता, ये पीक्स के बीच का क्या होता, आपको डिफरेंस क्लियर दिखता। तो ये जो डिफरेंस हो गया, इसी को हमने क्या बोला, इसी को बोला हमने कपलिंग कांस्टेंट। सवाल ये है कि ये कपलिंग कांस्टेंट कैसे चेंज होता है,
ठीक है, हमारा सवाल ये नहीं था। ये तो खैर देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि कम समझाने वाले टीचर्स और एक बहुत डिटेल में समझाने वाले टीचर्स में फ़र्क क्या होता है कि आपको कम समझाने वाले टीचर बता देंगे भाई देखो ये जो डिफरेंस है ये कपलिंग कांस्टेंट है, और आप मान लोगे कि हाँ भाई कपलिंग कांस्टेंट जे का वैल्यू आपको दिया रहेगा, उसके बिहाफ पे आप सवाल करोगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपको समझ में आए कि कपलिंग कांस्टेंट कैसे वेरी करता है। अगर इसका कपलिंग कांस्टेंट ये है तो इसका कपलिंग कांस्टेंट क्या है, क्यों कपलिंग कांस्टेंट चेंज कर जाते हैं, क्यों कपलिंग कांस्टेंट नहीं चेंज करते, इन चीज़ों के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह समझना होगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। देखिए समझिए बात को, एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर आपने पिछली क्लास के वीडियो किए होंगे तभी जाके ये वीडियो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। देखिए जैसे हम बात करते हैं इसकी CH3 CH2 Br की, ये देखिए CH3 CH2 और ये Br की। ठीक है, आपको ये तो पता है कि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब जब ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन पे थोड़ा चार्ज आएगा। ठीक है, और इस कार्बन पे चार्ज क्या होगा, कम आएगा। अगर हम बात करते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट किसके लिए आएगा, तो इनके लिए ट्रिपलेट आएगा, जबकि इसके लिए क्या आ जाएगा, क्वार्टेट आएगा। देखिए अगर इन दो हाइड्रोजन की बात करते हैं, सिर्फ इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों की बात, तो इन दोनों के लिए क्या आ जाएगा, जिसका जो ग्राफ आएगा वो ये वाला आएगा। क्योंकि अगर ये दो हैं, इसके बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन थे, 1 2 3, तो इसके लिए अगर n का वैल्यू क्या हो गया, वो 3 हो गया, तो n+1 क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब 4 पीक बनने हैं। कितने पीक बनने हैं, 4 पीक बनने। चलिए मेरे इसी बात को ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या बोला, 4 पीक बनने हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए कि कैसे 4 पीक बनने हैं। देखिए मैंने बोला कि इसका जो है, इसको जब हम क्या करते हैं नॉर्थ साउथ के बीच लगाते हैं, ये देखिए ये हमने क्या किया, नॉर्थ एंड साउथ के बीच लगाया, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। इन दोनों की बात करते हैं, एकदम ध्यान दीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। आप ये सोचेंगे कि क्लास 11 12 नहीं, बिल्कुल क्लास 4 5 6 की केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो रिलैक्स हो जाइए। तो मान लीजिए इन दोनों की बात हम करते हैं, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में दिया, ठीक है, वो कंफर्म है। और हमने क्या किया कि इन तीनों का डायरेक्शन, जो इंड्यूस का डायरेक्शन है, हम उसके सपोर्ट में दे दिया, मतलब H0 + HI। देखिए पता नहीं, अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे तो लास्टली आप इस बात को समझ जाइए कि मान लिया हमने क्या किया कि ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया है और इन तीनों का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है। अगर ऐसा है तो ये जुड़ गया, अगर ये जुड़ गए तो इनका खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर खुद का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गया तो इनको आपको कहाँ, इनको जो है मतलब रेजोनेंस करवाने के लिए बाहर से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। और अगर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम देना होगा तो ये कहाँ चले जाएंगे, तो ये तीनों चले जाएंगे डाउन फील्ड में। कहाँ चलेंगे, डाउन फील्ड में। मतलब ये है कि डाउन फील्ड में जाने का मतलब कि अगर एक्सपेक्टेड आपका इतना आना था, गौर से देखिए, अगर एक्सपेक्टेड आपका इतना आना था तो ये डाउन फील्ड में चले गए। मतलब कहाँ चले गए, तो ये डाउन फील्ड में यहाँ आ गए, मान लीजिए। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। अब अगर सपोज करो कि एक अगेंस्ट हो गया और 2 सपोर्ट में आ गया, ध्यान दीजिए, एक अगेंस्ट है 2 सपोर्ट है। अगर एक अगेंस्ट हो गया 2 सपोर्ट हो गया तो जितना इसको मिलना चाहिए था उससे कम मिला है इस बार। मतलब कि देखो ना, ये मान लो 100 रुपये, ये 100 रुपये, ये 100 रुपये, तीनों जोड़ के उसके जुड़ा था। लेकिन अब क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 100 रुपये कैंसिल हो गया, तो दिया कितना गया उसको, ये सपोर्ट तो एक ही का मिला ना, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो सपोर्ट तो सिर्फ एक का मिला। इसका मतलब ये है कि इसको जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिला है इस मॉलिक्यूल को अभी, वो पहले से कम मिला। और अगर पहले से कम मिला, इसका मतलब रेजोनेंस करवाने के लिए जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, उसको बढ़ा देना होगा। अरे भाई मेरे पॉकेट में पैसे कम हैं और आप मेरे गार्जियन हैं तो आपको तो मुझे ज़्यादा पैसे देने होंगे ना, और मेरे पॉकेट में पहले से ज़्यादा पैसे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड घट गया, इसको क्या करना पड़ा, इसको बाहर से जो एक्सटर्नल ये जो मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई किया जाएगा वो ज़्यादा करना होगा। ज़्यादा करना होगा मतलब अप फील्ड भेजना होगा। कहाँ भेजना होगा, अप फील्ड। तो देखिए अप फील्ड बोले तो इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। और इसका हाइट क्यों आया वो आप देख चुके हैं पिछली क्लास में कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 3 बार आती है इसकी। चलिए अब क्या करते हैं, हमने ये देखा कि भाई एक अगेंस्ट था 2 सपोर्ट थे। अब क्या करते हैं कि 2 अगेंस्ट ले लेते हैं और 1 सपोर्ट लेते हैं। देखिए अब 2 अगेंस्ट ले लिया और 1 सपोर्ट ले लिया। अब क्या हुआ, जब 2 अगेंस्ट ले लिया और 1 सपोर्ट ले लिया तो फाइनली क्या हुआ, देखिए अगेंस्ट एंड सपोर्ट कट गया। मतलब अभी ज़्यादा क्या है, तो ज़्यादा अगेंस्ट है। इसका मतलब कि जितना मैग्नेटिक फील्ड उसको मिलना चाहिए उससे कम मिला इंटरनली। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, अब आपको उसको बढ़ा के देना होगा। क्या करना होगा, उसको बढ़ा कर देना होगा।
समझ रहे हैं बात को? उसको क्या करना होगा, बढ़ाकर आपको देना होगा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आप उसको बढ़ाकर मैग्नेटिक फील्ड देंगे बच्चे लोग, तो वो कहाँ जाएगा, वो डाउन फील्ड जाएगा कि अप फील्ड जाएगा? सीधी बात है, वो अप फील्ड में जाएगा, जहाँ उसको मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल ज़्यादा मिल सके। तो वो कहाँ चला गया, वो इस साइड आ गया। और क्या किया फिर हमने, अभी हमने क्या किया था, 2 को अगेंस्ट ले गए थे, 1 को सपोर्ट था। अब हम क्या करते, तीनों को अगेंस्ट लेके चले गए। जब तीनों को अगेंस्ट लेके चले गए तो तीनों मिल के क्या किया, ऐसे खींच लिया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितना इसको मिलना चाहिए था उससे बहुत कम मिला। और अगर बहुत कम मिला तो आपको क्या करना पड़ा, आपको ये वैल्यू ज़्यादा देना पड़ा। मतलब आपको जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा लगाना पड़ा, और ज़्यादा लगाना पड़ा तो आपको और दूर जाना होगा। और पिछले क्लास में मैं बता चुका था इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 है, जबकि इसकी प्रोबेबिलिटी 3 बार आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 3 बार आएगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 बार आएगी। ठीक है, तो कहने का ये मतलब आप अच्छे से देख लेना, मैंने आपको बता रखा। देखिए जैसे कि ये क्या किया, ये तीनों सपोर्ट में है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 3 में से 2 सपोर्ट में रहा, 1 अगेंस्ट में हो गया। फिर क्या हो गया, 1 सपोर्ट में हो गया, 2 अगेंस्ट में हो गया। और ये फिर क्या हुआ कि तीनों का तीनों अगेंस्ट आ गया। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखिए, ये जब तीनों सपोर्ट में था, तीनों सपोर्ट में था, तो ये वाला पीक बना। देखिए जब तीनों सपोर्ट में था तो खूब सारा मिल गया मैग्नेटिक फील्ड, खूब सारा मैग्नेटिक फील्ड मिला। अंदर से आपको जो है बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लगाने की ज़रूरत थी वो क्या पड़ी, कम पड़ी। और जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाने की ज़रूरत कम पड़ी तो कहाँ भेज दिए इसको हम लोग डाउन फील्ड भेज दिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपके घर में 4 दोस्त आए, ठीक है, 4 दोस्त आए। एक दोस्त है जो उसने भरपेट खा रखा है, पूरा पेट भरा हुआ है उसका खाने के। तो अब जो भरपेट खाया हुआ है तो उसको आपके घर से कितना खाना देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खाएगा वो, तो उसको कहाँ भेज दिया, उसके पास भरपूर मैग्नेटिक फील्ड था, आपने उसको कहाँ भेज दिया, डाउन फील्ड में भेज दिया, जहाँ उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़रूरत कोई नहीं पड़ता। अब क्या है कि एक आदमी है जो थोड़ा खाया है, थोड़ा खाली है, मतलब अभी भी खाया है लेकिन इतना नहीं खाया था। ठीक है, इसका पेट अभी भी खाली है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको ज़्यादा खाना देना पड़ा एक्सटर्नली। तो जब ज़्यादा खाना देना पड़ा तो वो यहाँ आ गया। हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी 3 बार आती है, आपको पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3 बार आएगी, आपको पता है। ठीक है, कि ये आपको 3 बार आ सकते। देखिए ना, मैंने क्या बोला कि 2 सपोर्ट में 1 अगेंस्ट में, ऐसे भी तो हो सकता है, हाँ ऐसे भी तो हो सकता है। देखिए तो 2 सपोर्ट और 1 अगेंस्ट, देखिए तो ये तीनों तरीके से आ सकते हैं, इसलिए इसका ग्राफ भी क्या हुआ, बड़ा हुआ। अच्छा, उसी तरह ये भी है, इसमें क्या हो गया भाई, 1 सपोर्ट में है और 2 अगेंस्ट है। इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, देखिए तो इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। देखिए 1 सपोर्ट 2 अगेंस्ट, 1 सपोर्ट 2 अगेंस्ट, 1 सपोर्ट 2 अगेंस्ट, इसमें भी 3 तरीका है मेरे पास। तो यानी इसका भी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, बड़ा साइज का होगा, प्रोबेबिलिटी 3 होगी। और जहाँ तक ये क्या रहा, सिर्फ एक तरीका है क्या, अगेंस्ट आने का, तो इसका क्या हो गया, 1 आ गया। अब यहाँ से यहाँ का जो इंट्रैक्शन का जो गैप हुआ, यहाँ से जी यहाँ का इंट्रैक्शन गैप हो, यहाँ से यहाँ का इंट्रैक्शन गैप हो, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यही तो जे है ना बच्चे लोग, यही तो क्या है, यही तो जे है। कि एक हाइड्रोजन था, मान ली 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन इस तरफ थे, एक हाइड्रोजन इधर घूमा, अब जो इंट्रैक्शन का गैप आया वो जे है। फिर एक हाइड्रोजन और घूमा, अब जो इंट्रैक्शन का गैप आया वो है जे। फिर एक और हाइड्रोजन और घूमा, उसमें जो इंट्रैक्शन का गैप आया वो क्या है, जे। फिर से समझिएगा बात को, मेरे तीनों हाइड्रोजन एक तरफ थे, ठीक है। तो ये ग्राफ देखो, ये वाला बना, पहला वाला, एक घुमा ऐसे तो देखो ये बन गया, एक और घुमा देखो ये बन गया, और एक और घुमा तो देखो तीनों इधर आ गए, ये वाला ग्राफ बन गया। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो इनके बीच का गैप है, उसी को क्या बोला गया, उसी को बोला गया जे। लेकिन अब यहाँ से और आगे बात बढ़ानी है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा, और मेरी बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आपको इस बात को समझना है कि जैसे कि हमने इसके लिए ग्राफ बनाया, इसके लिए हमने कितने ग्राफ बनाए, ये 4 पीक बनाए, थोड़ा स्ट्रेस पे बनाते हैं। इसके लिए हमने कितने पीक बनाए, तो 4 पीक बनाए हमने इस तरह से, देखिए इसके लिए हमने 4 पीक बनाए, ठीक है। ये 3 गुना है, थोड़ा साइज बड़ा कीजिए, ये देखिए इसके लिए हमने 4 पीक बनाए। सपोज कीजिए कि जो जे का वैल्यू आ रहा है वो मान लीजिए आ रहा है 7 हर्ट्ज। कितना आ रहा है जे का वैल्यू, तो जे का वैल्यू 7 हर्ट्ज आ रहा है। तो जे का वैल्यू हर जगह 7 हर्ट्ज ही आएगा इस पूरे पीक के अंदर, यानी इस पूरे पीक में किसी भी 2 पीक के बीच का जो गैप होगा वो कितना आएगा, 7 हर्ट्ज आएगा। अब चलिए उसके बगल वाले, अब इसके लिए देखिए, इसके लिए इन दोनों के साथ देखिए, मतलब मैंने क्या बोला कि अब इन तीनों के लिए देखना है, उन दोनों के अंदर, इन तीनों के लिए देखना है इन दोनों के अंदर। चलिए लगाइए यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ साउथ। अब इन तीनों के लिए इन दोनों के, ये तो कांस्टेंट कर दिया हमने, इन तीनों के लिए इस दोनों के अंदर देखिए एक बार क्या हुआ, देखिए दोनों सपोर्ट कर रहा है, देखिए H0 इसी डायरेक्शन में है और सपोर्ट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, मतलब कि दोनों सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों क्या किया, सपोर्ट किया। और एक बार क्या हुआ भाई, एक सपोर्ट किया और एक अगेंस्ट गया, ठीक है, मतलब एक सपोर्ट गया और एक अगेंस्ट गया। इसके 2 तरीके हैं,
देखिए इसका दो तरीका है, दो तरीका से आ सकता है ये। और एक तरीका क्या है कि दोनों अगेंस्ट आ गया, देखिए मतलब कि ऐसे, यानी यहाँ भी आ गया क्या आपको 1 2 1, तो 1:2:1 ये ग्राफ आ गया। लेकिन ज़रा गौर से देखिए, जब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों सपोर्ट कर रहा था, मेरी बात को समझिए, जब दोनों सपोर्ट कर रहा था तो उसको H0 और HI दोनों एक ही डायरेक्शन में था, दोनों सपोर्ट कर रहे थे, तो खूब सारा मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अगर खूब सारा मैग्नेटिक फील्ड मिला तो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाने की ज़रूरत कम पड़ी, और अगर ज़रूरत कम पड़ी तो उसको कहाँ लेके आना पड़ा बच्चे लोग, तो उसको लेके आना पड़ा इस डायरेक्शन में, ये यहाँ पर। मान ली एक्सपेक्टेड यहाँ था तो उसको कहाँ लेके आना पड़ा, यहाँ लेके आना पड़ा, देखिए उसको कहाँ लेके आना पड़ा, यहाँ पड़ा, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ कि हमने क्या किया, ऐसा कर दिया, एक सपोर्ट एक अगेंस्ट, देखिए एक सपोर्ट एक अगेंस्ट, मतलब कि एक सपोर्ट में एक अगेंस्ट है, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना उसको H0 मिला वही उसका H नेट था। इसका मतलब उसको जो मिलना है, जो आपने एक्सपेक्टेड जोड़ रखा था वही वैल्यू आएगा। मतलब आपको बाहर से जो वैल्यू ला रहे हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर से कोई इसका सपोर्ट या अगेंस्ट नहीं कर रहा है। जो आपने ठान दिया वो उसने कर दिया। ये वैसे वाले बच्चे हैं कि जिसको कि माँ बाप ने बोल दिया बेटा तुम्हें यहाँ शादी करनी है, मतलब करनी है, कोई छेड़छाड़ नहीं। और ये लोग वैसे वाले बच्चे जिनके माँ बाप बोलते हैं बेटा तुम्हें यहाँ शादी करनी, तो ये बोलते नहीं हम तो अपनी मर्ज़ी से करेंगे, हम तो आप जो डिसीजन लोगे हम डिसीजन उससे अलग लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस बार क्या हुआ कि ये देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खूब सपोर्ट किया, तो क्या किया, उसका ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। ये वैसे ही सोचो कि मान लो किसी बच्चे को खूब सारा प्यार मिला, उसका मन बढ़ गया, अब वो अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा है, गार्जियन का इंटरफेयर कम हो गया। अगर गार्जियन का इंटरफेयर कम हो जाएगा तो गार्जियन उसको उस जगह पे भेज देगा जहाँ उसका इंटरफेयर सच में कम होता है, यानी लो मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वो गार्जियन के अगेंस्ट गया बचपन से, ठीक है, मतलब गार्जियन को ठोक पीट के रखे, उसको अपने हिसाब से अपने चलाए, तो सिर्फ गार्जियन का चलेगा। मतलब वो क्या किए, वो गार्जियन को एज दे रहे, उसका खुद का वैल्यू घट गया, और खुद का वैल्यू घट गया तो वो गार्जियन को फुल एज दिए, फुल कंट्रोल दिए कि आप मेरे लाइफ के डिसीजन लीजिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाइए। तो क्या हुआ, तब भी उसको मैग्नेटिक फील्ड क्या करना पड़ा, बढ़ा देना पड़ा। बढ़ा देना पड़ा मतलब अप फील्ड आना पड़ा, ये देखिए इस डायरेक्शन में। और ये है आइडियल सिचुएशन जो दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि एक अगेंस्ट कर रहा है एक सपोर्ट, एक अगेंस्ट एक सपोर्ट, यानी कि उसके अंदर जो था, उसके अंदर का जो अच्छा था और बुरा था वो दोनों मिलकर बराबर हो गया, कंपनसेट हो गया। अब उसके अंदर खुद का कोई डिसीजन मेकिंग नहीं बचा, गार्जियन जो करवा देंगे वही करेगा। तो ये वही वाली बात है, गार्जियन डिसीजन किए, ये इसको ये लो मिडिल वैल्यू। इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बताया, आपको उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। इसका रेशियो क्या होता है 1:1, ये देखो 1:1 ये रेशियो आता है। अब सवाल ये है कि क्या इसके बीच का जो गैप होगा इसका वैल्यू क्या होगा। हम बोले हाँ यही तो समझना है। ये क्या है भाई sp3 हाइब्रिडाइज, और ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज, और क्या है दोनों एक दूसरे के नियरर कार्बन है, एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी हाइड्रोजन के घूमने से, एक हाइड्रोजन के घूमने से इस पर जितना फ़र्क पड़ता है उतना ही यहाँ किसी हाइड्रोजन के घूमने से इसके पीक पे फ़र्क पड़ता है। मेरी इस बात को कान में अच्छे से डाल लीजिए, ये हेडफोन निकाल लीजिए, ठीक है, और अच्छे से डाल लीजिए। मैंने क्या बोला कि दोनों हाइब्रिडाइजेशन दोनों के सेम और दोनों नियरर है, तो कहने का मतलब ये इस पर जितना असर डाल रहा है ये भी उस पर उतना ही असर डालेगा। मान लीजिए कि दो साइंस के स्टूडेंट हैं या दो कॉमर्स के स्टूडेंट या दो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो दोनों एक आसपास अगल बगल में ढके पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक की एक्टिविटी दूसरे पे असर डालेगी ही डालेगी, ठीक है, यानी कि दोनों की एक्टिविटी एक दूसरे पे समान असर डालेगी, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी बदमाशी करता है तो दोनों उतना ही डिस्टर्ब होंगे, सामने वाला भी उतना ही डिस्टर्ब होगा, फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई ज़्यादा मतलब, और चूँकि दोनों एक ही हाइब्रिडाइजेशन से बिलोंग करते हैं, तो अगर ये चेंज करता है तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा, और ये चेंज होता है तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसके चेंज होने से 7 हर्ट्ज का इफेक्ट पड़ रहा है तो इसमें किसी एक के भी चेंज होने से 7 हर्ट्ज का ही इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब देखिए यहाँ चेंज होने से अगर 7 हर्ट्ज का इफेक्ट आपको चेंज आया है तो यहाँ भी चेंज होने से 7 हर्ट्ज का ही जो गैप है होगा, जो इंट्रैक्शन गैप होगा वो आएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब एक बड़ी बात मैंने आपको बोली, मिटा रहा हूँ मैं आपको, समझ गए होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो कार्बन नियरर होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन उनका सेम होता है तो उनके जो कपलिंग कांस्टेंट के जो वैल्यू आएंगे वो क्या आएंगे, सिमिलर आएंगे। क्या आएंगे, सिमिलर आएंगे। मतलब ये देखिए ये रहा TMS और ये देखिए देखिए अगर इस तरह का है तो इन सब के बीच का जो गैप होगा वो उतना ही आएगा जितना गैप यहाँ इसके बीच का है।
लेकिन शर्त थी कि ये क्या थे, ये नियरर होने चाहिए थे, ये नियरर थे, तो नियरर होते तो क्या हो गया, ये सेम हो गया, और अगर ये नियरर नहीं होते तो फिर क्या हो जाते, डिफरेंट हो जाते। आ रही बात समझ में? जैसे कि एक बात समझिए, चलिए इसको मिटा रहा हूँ, पहले आप मिटा, इसको नोट कर लीजिए कुछ भी। चलिए देखिए, समझिए बात को। अगर हम एक पीक लेते हैं, ये देखिए दिख रहा है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है, और ये क्या है, क्वार्टरेट है। हमारे पास कंपाउंड क्या है हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये आपको ये दे रखा है आपको, मान लीजिए कि 7 हर्ट्ज, ये दे रखा है आपको 9 हर्ट्ज, ये फिर से दे रखा है 7 हर्ट्ज, और ये दे रखा है 9 हर्ट्ज। इसका मतलब ये है कि इनमें जो है कौन किसके बगल में है। तो आप बोलोगे सर देखिए ये भी 7 हर्ट्ज है सर, ये भी 7 हर्ट्ज है सर। ये कपलिंग कांस्टेंट आसपास के कार्बन का सिमिलर होता है सर, बशर्ते हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। हम इसका स्ट्रक्चर नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि अभी मेरे पास डाटा परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक बता रहे हैं कि ये और ये क्या हो गया आपस में, ये नियरर कार्बन होंगे, ये आपस में जुड़े होंगे। मतलब कि एक जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, क्वार्टेट एंड ट्रिपलेट का है। किसका कॉम्बिनेशन है, क्वार्टेट एंड ट्रिपलेट का है। इसका मतलब कि क्वार्टेट एंड ट्रिपलेट का कंडीशन कैसा होता है, ये देखिए, इसके लिए क्वार्टेट आएगा, इसके लिए ट्रिपलेट आएगा। समझिए इस बात को, क्वार्टेट एंड ट्रिपलेट का कंडीशन है। जबकि ये 9 हर्ट्ज है, ये 9 हर्ट्ज, इसका मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनके साथ कैसा सिचुएशन है, इसका मतलब देखिए दोनों ट्रिपलेट हैं, मतलब ऐसा सिचुएशन है इसके साथ। ये देखिए ये कॉम्बिनेशन है इनके साथ। ट्रिपलेट के और भी सिचुएशन हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक कॉमनली समझ सकते हैं कि ट्रिपलेट का ये सिचुएशन है। इसमें से कहीं से आप ऐसा नहीं मतलब आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है, आप इसको कहीं से भी ऐसा नहीं लगा सकते हैं इस टाइप का एग्जांपल, क्योंकि ये डबलेट एंड क्वार्टेट का कंडीशन है। डबलेट एंड क्वार्टेट कहीं आ ही नहीं रहा है। हम लोग इस पे जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, अच्छे सवाल करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये ग्राफ क्या कहते हैं। ये जो है ये ग्राफ क्या कहते हैं, ये बता रहे हैं कि भाई देखो क्वार्टेट एंड ट्रिपलेट का सिचुएशन है, ट्रिपलेट एंड ट्रिपलेट का सिचुएशन है। देखिए ये कहा जा रहा है कि क्वार्टेट ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट ट्रिपलेट है। ये चीज़ आपको समझ के चलना है इस बात को, ठीक है। चलिए थैंक यू। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलिएगा सर एक बात बताइए कि अगर आपके पास मान लीजिए इस तरह का हाइड्रोजन है, आप पूछिएगा सर क्या ये इस पर असर डालेगा, क्या ये sp3 कार्बन इस sp2 कार्बन पर असर डालेगा? मतलब नहीं डालेगा, बिल्कुल नहीं डालेगा। इसका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है, इसका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। इसके बीच को कपलिंग कांस्टेंट की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। इसका कपलिंग कांस्टेंट इन दोनों का एक दूसरे का ये होगा, साथ होगा, और इन दोनों के कपलिंग कांस्टेंट एक साथ होंगे। मतलब इसका कपलिंग कांस्टेंट इसके साथ होगा, इसका कपलिंग कांस्टेंट इसके साथ होगा। अब सीधी सी बात है भाई, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। इसका कपलिंग कांस्टेंट मतलब इन दोनों के कपलिंग कांस्टेंट बराबर होंगे, इन दोनों के कपलिंग कांस्टेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप उनको मैच नहीं करवा सकते, ठीक है। इन दोनों के कपलिंग कांस्टेंट अलग होंगे, इन दोनों के कपलिंग कांस्टेंट अलग होंगे। कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, मैं चाहता हूं कि आपको उसके वैल्यूज़ के बारे में बताऊं, ठीक है, क्योंकि जैसे याद नहीं किया जा सकता इन वैल्यूज़ को, इतने सारे वैल्यूज़ हैं कि इसको याद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, लेकिन आप याद कर लेंगे इसको। जैसे कि आप समझिए बात को, जैसे कि एक एग्जांपल है C डबल बॉन्ड CH, ये देखिए आपको डबल बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन और साथ में क्या हो गया, ट्रांस है ये। तो इसके लिए J का जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है आपको 11 से लेकर 18 हर्ट्ज के बीच, याद रखिएगा। अगर यही डबल बॉन्ड ऐसे होता जो सिस होता, तो इसके लिए J का जो वैल्यू आता वो 6 से 15 हर्ट्ज के बीच आता, ठीक है। इसका J का वैल्यू कितना आ जाता, 6 से 15 हर्ट्ज के बीच आ जाता, ओके। ये अगर बेंजीन होता, देखिए आप इसको याद रखेंगे, कंप्लीट बेंजीन होता तो ये जो कपलिंग कांस्टेंट आता, ये वैल्यू 6 से 10 हर्ट्ज आता, ठीक, इस तरह का कपलिंग कांस्टेंट का। कब, जब दो आपको ये पूरे बेंजीन पे 2 हाइड्रोजन लगे हों। लेकिन अगर बेंजीन ना बनाकर सिर्फ एक डबल बॉन्ड रखा जाए, तो उस पर अगर इस तरह के हाइड्रोजन होंगे, इसका कपलिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो 8 से 10 हर्ट्ज के बीच होगा, ठीक है, 8 से 10 हर्ट्ज के बीच होगा। उसके अलावा जो होगा C डबल बॉन्ड C,
ऐसे स्ट्रक्चर जिसके बीच क्या हो रहा है, कन्फर्मेशन हो रहा है। गौर से देखिए कन्फर्मेशन, ये गोल गोल घूम रहा है ना, ये कन्फर्मेशन हो सकता है। अगर कन्फर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, तो इसके बीच के लिए जो जे का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, तो जे का वैल्यू 6 से 8 हर्ट्ज़ के बीच आएगा। कितना आएगा, 6 से 8 हर्ट्ज़ के बीच आएगा। चलिए, जबकि सी डबल बॉन्ड सी अगर ये इस तरह का हो, ठीक है, तो इस तरह के केस में क्या आ जाएगा, 4 to 10 हर्ट्ज़ का वैल्यू आ जाएगा आपको, ठीक है। यानी कि ये है भाई मैक्सिमम 18 और मिनिमम 0। तो 18 से लेके 0 या 0 से लेकर 18 तक का वैल्यू जो है वो कपलिंग कांस्टेंट के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये आपको कपलिंग कांस्टेंट के सारे क्या हो गए, वैल्यूज़ हो गए। तो आप इसको याद कर लीजिए, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ना, बस इसको याद रखिए, इसका कपलिंग कांस्टेंट 10, इसका कपलिंग कांस्टेंट 6 से 8, ठीक है। ट्रांस है तो 11 से 18, सिस है तो 6 से 15, बेंजीन है तो 6 से 10, और ये हाइड्रोजन है तो क्या हो गया, 8 से 10। तो कहने का मतलब आप इसको सीक्वेंस में ले आइए, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, इसको सीक्वेंस में ले आइए। सबसे पहले इसको रखिए नंबर 1, ये देखिए 6 से 8, ठीक है। 6 से 8 इसको रखिए सिंगल लाइन में, ठीक है। सिंगल वाले को 6 से 8 रखिए। सिंगल में एक ही एग्जाम्पल था। अब डबल में चलिए, देखिए डबल में अगर नियरर हो तो 4 से 10, देखिए एक ही कार्बन पे हो तो 4 से 10, और दो अलग अलग कार्बन पे हो तो ट्रांस में क्या हो गया, 11 से 18, सिस में क्या हो गया, 6 से 15, और जो बेंजीन है उसके बगल में रहेगा तो 6 से 10, और सिर्फ अगर हेक्साडाइन मतलब हेक्सीन रहेगा, साइक्लोहेक्सीन, तो क्या हो गया 8 से 10। तो इन सारे वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है और उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे लोग ये कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू, तो इस पर जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं आपको और आगे करवाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।